गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पार्ट फर्स्ट पढ़ा था, तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पार्ट 2। कल हमने सारे बेसिक्स फंडामेंटल पढ़े थे एटम के बारे में कि एटम के अंदर 3 पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो उन तीनों पार्टिकल के बारे में हमने पढ़ा, कहाँ से उनकी डिस्कवरी हुई, कैसे हमें पता चला इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है। फिर हमने धीरे धीरे उनके बारे में, उनके ऊपर कैसा चार्ज है, उनका कैसा मास है, द्रव्यमान, परमाणु क्रमांक, सारी चीजों के बारे में बड़ी ही डिटेल से हमने जाना, विस्तार पूर्वक हमने पढ़ा। आज हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। तो इसके अंदर आपको बताया जाएगा कि जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पार्ट 2 है, यहाँ हम बेसिकली 3 मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। 3 मॉडल जिन्होंने एटम की संरचना के बारे में बताया है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में जिन्होंने बड़ी डिटेल से हमें बताया है कि एटम का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा कैसा हो सकता है। उन्होंने कुछ अपने पोस्टुलेट रखे हैं, कुछ अपनी अजम्पशंस को माना है, कुछ चीजों को मान के उन्होंने उन चीजों को प्रूव करने की कोशिश की है कि जो एटम है, जो परमाणु है, वो कैसा हो सकता है। तो पहला जो मॉडल आया था हमारे पास, जो बेसिक पहला मॉडल आया था, वो आया था जे थॉमसन मॉडल। जे थॉमसन मॉडल। दूसरा जो आया था, बड़ा ही इंपॉर्टेंट मॉडल माना जाता है, जहां से एचएसएससी क्वेश्चन भी पूछती है, रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। इसको और भी नाम दिए जाते हैं। एक नाम है इसका गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। और इसका एक नाम और है अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अगला जो लास्ट मॉडल है हमारे पास, थर्ड, नेल्स बोर मॉडल। नेल्स बोर मॉडल ऑफ एटम। तो 3 मॉडल बेसिकली हम पढ़ेंगे। पहला जो मॉडल है वो है जे थॉमसन मॉडल, दूसरा है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, जिसको हम गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हैं और अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हैं। 3 नामों से इस रदरफोर्ड मॉडल को जाना जाता है। थर्ड है हमारे पास, तीसरा है नेल्स बोर मॉडल ऑफ एटम। इन तीनों वैज्ञानिकों के अपने अपने मत हैं कि उन्होंने अपने अपने तरीके से सोचा है परमाणु के बारे में, एटम के बारे में, कि एटम कैसा हो सकता है या कैसा है। जे थॉमसन मॉडल का तो बेसिकली बिना किसी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ के इन्होंने अपने मॉडल को रखा था, तो वो कुछ ज्यादा खास इसके अंदर नहीं बता पाए थे। फिर भी हम पढ़ेंगे होता क्या है, कैसे उन्होंने बताया था। फिर हमारे पास जो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम है, उसने काफी सक्सेस प्राप्त की, सक्सेसफुल रहा उनका मॉडल। काफी कुछ चीजें उन्होंने बताई थी कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, प्रोटॉन कहाँ होता है, न्यूट्रॉन कहाँ होता है, तीनों पार्टिकल के बारे में इन्होंने बड़े अच्छे ढंग से बताया हमें। फिर उसके बाद थोड़ी सी और कमी रह गई थी इनके मॉडल में, कुछ बातें थी जो ये नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे। तो उसके बाद आए थे हमारे पास नेल बोर, जिन्होंने अपने मॉडल में कुछ ज्यादा मतलब काम इनको नहीं करना पड़ा, क्योंकि इनको रदरफोर्ड का मॉडल मिल चुका था। उसके अंदर सिर्फ करेक्शन करनी थी, मॉडिफिकेशन करनी थी थोड़ी बहुत, तो वो मॉडिफिकेशन करके इन्होंने अपना मॉडल बताया और उस मॉडल ने काफी कुछ चीजें हमारे सामने एक्सप्लेन की। तो बारी बारी हम टर्न बाय टर्न पढ़ेंगे, टर्न बाय टर्न पढ़ेंगे कि कौन कौन से मॉडल ने क्या
क्या क्या बात बताई। ये थे थॉमसन मॉडल। बेसिकली इन्होंने अपने मॉडल को एक वाटरमेलन की तरह माना, एक तरबूज की तरह माना, ऐसे जैसे हमारे पास एक तरबूज होता है ऐसा, ठीक है। तो उन्होंने अपने मॉडल को इस तरीके से माना, तो उन्होंने कहा कि जो परमाणु है वो एक तरबूज के जैसा है, जिसके अंदर नेगेटिव चार्ज है, जिसके अंदर ये नेगेटिव चार्ज है, और जो पॉजिटिव है, जो पॉजिटिव है वो इस तरीके से मैं दिखा रही हूं आपको अलग कलर से। ये जो रेड वाला पार्ट दिखा रही हूं मैं, जो एडिबल पार्ट होता है, जिसको हम खाते हैं तरबूज में, रेडी होता है एडिबल पार्ट, जिसको खाते हैं, बीज को तो नहीं खाते हम उसके रेड पार्ट को खाते हैं। तो इस तरीके से बेसिकली उन्होंने बताया कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है जिसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज। प्रीवियस वीडियो में हम देख चुके हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और जो प्रोटॉन है, जो प्रोटॉन है उसके ऊपर चार्ज है आपका पॉजिटिव। कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अब जो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो जो मैंने आपको ये रेड वाला पार्ट दिखाया है ना, रेड वाला पार्ट जो इडेबल है, तो उसने माना कि जो रेड वाला पार्ट है, जो इडेबल पार्ट है जिसको हम खाते हैं, वो पूरा का पूरा ना एटम के अंदर सेपरेट है, फैला हुआ है, और जो आपके बीज होते हैं तरबूज के अंदर वो इलेक्ट्रॉन है जो दसे हुए हैं उस पॉजिटिव में। तो ओवरऑल जो आपका एटम है वो अनावेशित है, अनावेशित है यानी कि न्यूट्रल है और स्टेबल है। सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल है, पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल है, उसकी वजह से न्यूट्रल है और स्टेबल है अपने आप में। और उसने क्या बताया, जो इडेबल है वो जो आपका रेड पार्ट होता है तरबूज का, वैसे ही परमाणु के अंदर तुलना की थी इसने परमाणु की तरबूज के साथ, और कुछ नहीं किया था। तो जो आपका इडेबल पार्ट है, रेड वाला पार्ट है, उसको उसने पॉजिटिव माना है, पॉजिटिव माना है, और उसके अंदर उसने कहा जैसे आपके तरबूज में बीज दसे हुए होते हैं, वैसे ही जो आपका नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन है, वो एम्बेडेड है, वो एम्बेडेड है इसके अंदर, उस पॉजिटिव चार्ज के अंदर। ओवरऑल एटम न्यूट्रल है, स्टेबल है, पर एक्चुअल में क्या पोजीशन है इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन का तो कोई जिक्र ही नहीं था इसके मॉडल में। तो एक्चुअल में क्या मतलब इलेक्ट्रॉन है, कहाँ प्रोटॉन है, उस चीज के बारे में हमें इस मॉडल को देख के कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई। तो यहाँ पे पूरी बात फेलियर ही थी, पूरा फेल ही था मॉडल, क्योंकि हमें एक्चुअल पोजीशन इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की, किसी भी पार्टिकल की हम पता नहीं लगा पाए थे। तो उसके बाद इन कमियों को देखते हुए रदरफोर्ड ने अपने मॉडल को बताया, अपने मॉडल को एक्सप्लेन किया, और उसका जो मॉडल था वो एक्सपेरिमेंटल था, उसने एक्सपेरिमेंट के साथ सारी चीजों को प्रूव किया है। तो एक्सपेरिमेंट हम पढ़ेंगे, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम का जो एक्सपेरिमेंट है उसको हम गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। और अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, पहले तो हमें यही जानना है अल्फा पार्टिकल क्या होता है, क्योंकि जो सारा का सारा काम है वो रोल है सबसे पहले अल्फा पार्टिकल का इसके मॉडल के अंदर। तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है,
व्हाट इज अल्फा पार्टिकल? हम सब ने एक एटम के बारे में हम सबको पता है बेटा, हीलियम, हीलियम एटम, हीलियम एटम सबको पता है, जिसका एटॉमिक मास 4 होता है और एटॉमिक नंबर है वो 2 होता है। हीलियम का एटॉमिक मास तो बेटा 4 होता है, जो इसका ए है एटॉमिक मास है वो 4 है, और जेड जो इसका एटॉमिक नंबर है वो 2 है। अगर मैं हीलियम के अंदर से दोनों इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दूं, दोनों इलेक्ट्रॉन को अगर मैं हीलियम के अंदर से रिमूव कर दूं, ये मेरे पास हीलियम है, अगर मान लो मैंने दोनों इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया हीलियम में से, तो हमारे पास क्या बचा? हीलियम 2 पॉजिटिव आयन बचा, हीलियम 2 पॉजिटिव आयन बचा। हीलियम 2 पॉजिटिव आयन को ही अल्फा पार्टिकल कहा जाता है, ठीक है? तो आप सब नोट कर सकते हैं ये बात, हीलियम 2 पॉजिटिव एंड having atomic mass 4, having atomic mass 4, हीलियम 2 पॉजिटिव आयन है, हीलियम 2 पॉजिटिव आयन है, हीलियम 2 पॉजिटिव हैविंग एटॉमिक मास 4, ठीक है? तो जो आपका एटॉमिक मास 4 है हीलियम के अंदर, थोड़ा फ्लक्चुएट कर रहा था एक मिनट कैमरा, तो देखिए हीलियम 2 पॉजिटिव एंड हैविंग एटॉमिक मास 4, आपको सारी वीडियो क्लियर दिखाई दे रही होगी होप सो। हीलियम 2 पॉजिटिव एंड हैविंग एटॉमिक मास 4, तो ये आयन है हमारे पास, इसी को हम क्या कहते हैं? कॉल्ड एज अल्फा पार्टिकल, इसी को हम अल्फा पार्टिकल के नाम से जानते हैं। हीलियम 2 पॉजिटिव आयन, हीलियम का जो आयन होता है उसका मास तो एज इट इज रहेगा जो कि 4 है, 4 AMU है, मास की यूनिट होती है AMU, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। तो जो हमारे एटम का मास होता है उनकी जो यूनिट होती है AMU होती है या फिर U होती है, ठीक है? अगर आप ग्राम लगा दोगे तो वो ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा। हीलियम 2 पॉजिटिव, तो इस आयन को हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं। जो आपको पता ही है 2 पॉजिटिव आयन है, तो अल्फा पार्टिकल में चार्ज पूछ लिया जाता है पेपर में, कैसा होता है अल्फा पार्टिकल? अल्फा पार्टिकल कंसिस्ट पॉजिटिव चार्ज, कंसिस्ट पॉजिटिव चार्ज, अल्फा पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब जब हमें अल्फा पार्टिकल के बारे में पता चल गया तो अब हम अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी आसानी से समझ पाएंगे। तो देखिए रदरफोर्ड मॉडल ने क्या किया, एक अल्फा पार्टिकल सोर्स लिया, क्या लिया? एक अल्फा पार्टिकल सोर्स, उन्होंने इसको एक गोल्ड फॉइल लगाई यहाँ पे, थिन थी बहुत ज्यादा, ये है हमारे पास थिन गोल्ड फॉइल, थिन गोल्ड फॉइल, ये जो है वो है हमारे पास अल्फा पार्टिकल सोर्स, अल्फा पार्टिकल सोर्स। अब इसके आगे हमने क्या लगाया? एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाई, यहां लगा दिया फ्लोरोसेंट स्क्रीन, इसको हम बोलते हैं फ्लोरोसेंट
में देखा था तो इलेक्ट्रॉन का सारा पैटर्न जो भी आपका इस गोल्ड फॉइल के अंदर जो भी हरकत हुई, जो भी मतलब उसकी ऑब्जर्वेशन हाइट, ठीक है, जब अल्फा पार्टिकल उसने स्ट्राइक किए तो वो सारी चीजें इस फ्लोरोसेंट स्क्रीन के ऊपर उसने ऑब्जर्व की थी और ऑब्जर्व करके हम सबके सामने वो बातें रखी थी। तो जो हमारे पास गोल्ड फॉइल है तो हमें पता है कि गोल्ड जो होता है वो एक मेटल होती है, गोल्ड जो होती है एक धातु होती है, और अगर ये धातु है यानी मैं कह सकती हूँ ये सब्सटेंस है, एक तरीके से एक सब्सटेंस है। और किससे मिलके बना है? एटम से। किससे मिलके बना है? ये एटम से मिलके बनी है ये मेटल। एटम से मिलके बनी है तो आप ये कह सकते हो कि इसके अंदर एटम है। इसके अंदर मैं ये दिखा रही हूँ कि बहुत सारे एटम है गोल्ड फॉइल के अंदर। डायग्राम को ध्यान से आप ड्रॉ करिए, साथ के साथ सारी चीजें आपको डायग्राम में से ही क्लियर हो जाएगी, कुछ भी आपको याद रखने की नीड नहीं पड़ेगी। डायग्राम आपके माइंड में रहेगा और डायग्राम के साथ जो चीजें आप इसमें से ऑब्जर्व कर पाएंगे वो चीजें भी आपके माइंड में रिटेन रहेंगी, आप भूलेंगे नहीं। कहने का मतलब यही है। यहां से लगभग रदरफोर्ड ने 12,000 अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करवाए। लगभग 12,000 अल्फा पार्टिकल इस अल्फा पार्टिकल सोर्स से निकाल के वो इस गोल्ड फॉइल के ऊपर स्ट्राइक करवाए, उनकी बॉम्बार्डमेंट करवाई। यानी बॉम्बार्डमेंट, एक चीज को बड़ी तेजी से किसी के ऊपर आप स्ट्राइक करवाते हैं तो वो बॉम्बार्डमेंट होती है, ठीक है। तो उसने देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल इस गोल्ड फॉइल को क्रॉस कर गए, कुछ अल्फा पार्टिकल इस गोल्ड फॉइल को क्रॉस कर गए, कुछ अल्फा पार्टिकल यहां से वापस डिफ्लेक्ट हो गए, मतलब गए गोल्ड फॉइल से टकराए, और कुछ स्मॉल एंगल पे वापस आके डेविएट हो गए, अपने रास्ते से भटक गए। सीधा जाना चाहते थे पर कोई तो चीज ऐसी रही होगी जिसके साथ वो टकराए होंगे और वो वापस आ गए। कुछ अल्फा पार्टिकल स्मॉल एंगल पे क्या हो रहे थे? डेविएट हो रहे थे, और कुछ क्या चले गए? सीधे गोल्ड फॉइल में से पास कर गए। तो ऐसी चीजें उसके सामने आ रही थी, तब एट लास्ट उसने देखा एक ओनली वन, एक अल्फा पार्टिकल ऐसा टकराया जो यहां से गया, इस गोल्ड फॉइल में से गया, और वो टकरा के ये वाला, ठीक है, टकरा के ये वाला एक अल्फा पार्टिकल, ये अल्फा पार्टिकल है एक, टकरा के यहां से गया और इस गोल्ड फॉइल से टकरा के 180 के एंगल पे वापस आ गया। कितने एंगल पे? 180 एंगल पे। 180 एंगल पे जिस पाथ पे आप जाओगे उसी पाथ पे अगर आप वापस आ जाते हो, एक स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है, कोण होता है, वो 180 डिग्री का होता है। तो एक अल्फा पार्टिकल जो बिल्कुल इस गोल्ड फॉइल के मिड में टकराया था, बीच में टकराया था, यानी गोल्ड फॉइल के अंदर तो करोड़ों एटम है, वो सारे एक्सपेरिमेंट एटम के ऊपर हो रहा है, गोल्ड फॉइल के ऊपर नहीं, वो एटम के ऊपर ऑब्जर्वेशन चल रही है उसकी। तो वो अल्फा पार्टिकल टकराया और टकराते ही वापस अपने रास्ते पे, जैसे वो गया, जाते उसने किसी को धक्का दे दिया हो बहुत बुरी तरीके से, कि जिस रास्ते से आया ना उसी रास्ते पे वापस, तो 180 डिग्री के एंगल पे वो वापस आ जाता है। तब यहां से कुछ चीजें आई, रदरफोर्ड ने सोचना शुरू किया कि ठीक है, क्या क्या हुआ है, गोल्ड फॉइल से टकरा के कुछ अल्फा पार्टिकल तो सीधे चले गए, फिर क्या हुआ, कुछ अल्फा पार्टिकल स्मॉल एंगल पे क्या हो गए? डेविएट हो गए। अगर आप डायग्राम के साथ देखना चाहें तो देखिए, गोल्ड फॉइल से टकरा के कुछ तो वापस एंगल पे डेविएट हो रहे हैं, कुछ स्मॉल एंगल पे डेविएट हो रहे हैं, कुछ उसको पास करके जा रहे हैं, फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे वो दिख रही है, ये स्पार्क करती है, चमकती है स्क्रीन, इसके ऊपर फिर उसका एक्शन नोट किया जाता है कि क्या क्या हो रहा है इसके अंदर। एक अल्फा पार्टिकल, ये वाला अल्फा पार्टिकल आपको दिख रहा होगा, सिर्फ एक अल्फा पार्टिकल ऐसा है जो इसके मिड में टकराया है, बिल्कुल मिड में टकराते ही
वापस आ गया 180 डिग्री के एंगल पे। अब उसने यहाँ से तीन चीजें अल्फा पार्टिकल को नोट की, अल्फा पार्टिकल के बारे में कि उसके साथ क्या क्या हो रहा है जब वो गोल्ड फॉइल के साथ स्ट्राइक कर रहा है, और उनको बताया, मतलब अपने व्यूज रखे इस एक्सपेरिमेंट को करके। तो पहला जो बहुत सारे एटम थे वो पास कर गए थे गोल्ड फॉइल में से, तो यहां से उसकी जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थी वो बनी कि ऑलमोस्ट part of atom is empty, खाली है। बहुत सा पार्ट, ऑलमोस्ट पार्ट जो एटम का है वो एम्प्टी, वो खाली है। यानी एटम है वो स्पेस, एटम के अंदर खाली जगह होती है, स्पेस होता है। अगर स्पेस नहीं होता तो कैसा हो पाता है, अल्फा पार्टिकल पास कर जाते हैं उसमें से, वो तो रोकता। अगर कुछ ना कुछ उसके अंदर होता तो चाहे वो अट्रैक्शन होती, चाहे वो रिपल्शन होती, कुछ ना कुछ ऐसा होता कि वो अल्फा पार्टिकल को पास करने से रोकता। तो अगर अल्फा पार्टिकल पास करके गए हैं तो पहली ऑब्जर्वेशन हमें यही पता चलती है कि ऑलमोस्ट पार्ट ऑफ एटम हैव एम्प्टी स्पेस, ठीक है, या ऑलमोस्ट पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी, ठीक है, पहली ऑब्जर्वेशन। दूसरी ऑब्जर्वेशन ये थी बड़ी जबरदस्त कि हमने देखा अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज है पॉजिटिव, अल्फा पार्टिकल जो है वो पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। अगर वो किसी चीज से टकरा रहा है, मान लो ये वो गोल्ड फॉइल है, ठीक है, इस गोल्ड फॉइल के ऊपर अगर ये अल्फा पार्टिकल टकरा रहा है और टकराते ही वापस आ रहा है इसी रास्ते पे, तो इसको क्या मिली है, बहुत ही टक्कर मिली है, जबरदस्त रिपल्शन मिली है। तो क्या मिली है उसको, रिपल्शन मिली है। क्या मिली है, रिपल्शन, यानी उसको मिला प्रतिकर्षण। आकर्षण मिलता तो कंबाइन हो जाता, अट्रैक्शन मिलती तो कंबाइन हो जाता है अल्फा पार्टिकल, उसके अंदर वापस आता ही नहीं। प्रतिकर्षण मिला है यानी रिपल्शन मिली है, तभी तो इतनी जोर से टक्कर मार के वापस आ गया। तो एटम के अंदर ये इस बात को प्रूफ कर गया कि एटम के अंदर, परमाणु के अंदर एक जगह पे पॉजिटिव जो चार्ज है वो इकट्ठा है, कंसंट्रेट है, यानी इकट्ठा है एक जगह पे। जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहीं ना कहीं एक जगह पे इकट्ठा है। तो फाइनली उसने इन दो चीजों को बताया कि कुछ एम्प्टी है, ठीक है, और कुछ जो है वो जो उसका जो सारा का सारा मास है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है वो एक जगह इकट्ठा है, ठीक है, और जहां पे वो पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा है उसी को उसने नाम दे दिया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नाम दे दिया उसने, ठीक है, नाभिक, परमाणु के नाभिक को न्यूक्लियस कहा जाता है, उसने इसको नाम दे दिया न्यूक्लियस, ठीक है, कि वहां पे न्यूक्लियस है, उसके अंदर सारा का सारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो इकट्ठा है, ठीक है। तो फाइनली उसने अपना एक मॉडल तैयार किया, उस मॉडल में उसने ये बताया कि परमाणु के अंदर एक तो होता है नाभिक, न्यूक्लियस जिसको बोलते हैं, उसके अंदर सारा का सारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो इकट्ठा रहता है, कंसंट्रेटेड रहता है, और उस न्यूक्लियस में रहते हैं आपके प्रोटॉन, क्योंकि हमें पहले ही पता है जो प्रोटॉन है उसी के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं था, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो नेगेटिव होता है, ठीक है। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों के दोनों पार्टिकल आपके नाभिक में होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं। फिर उसके अंदर कुछ रास्ते हैं जिनको हम शेल्फ बोलते हैं, और इन शेल्फ में इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं। इलेक्ट्रॉन को दूसरे कलर से दिखा देते हैं, ब्लू कलर के इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन है,
पर। उसने बताया न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर शेल्स हैं, सॉरी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज है, जिसके अंदर हमारे पास प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, दोनों पार्टिकल वहां पे हैं। फिर हमारे पास कुछ पर्टिकुलर सर्कुलर पाथ है, पर्टिकुलर सर्कुलर पाथ है, जिसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, चक्कर काटते हैं, ठीक है। तो उसने ये बताया जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे चक्कर काटते हैं न्यूक्लियस के चारों, न्यूक्लियस के चारों चक्कर काटते हैं आपके इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपके न्यूक्लियस में रहते हैं, ठीक है। इस तरीके से उसने एक मॉडल तैयार किया, एक ढांचा तैयार किया कि परमाणु कैसा हो सकता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो कि आपके बीच में होते हैं, सारा का सारा जो मास होता है परमाणु का, द्रव्यमान होता है, वो यहीं पे होता है। जो इलेक्ट्रॉन है उसका तो हमने द्रव्यमान था, जो मास था वो नेग्लिजिबल मान ही लिया था, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन है वो चारों ओर चक्कर काटते हैं पॉजिटिव के, तो एक पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जो पॉजिटिव बीच में है एटम के, और उसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं वो कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करते हैं पर्टिकुलर ऑर्बिट में, पर्टिकुलर शेल्स में, ठीक है। तो उनको हम शेल कहते हैं, जो हमारे पास सर्कुलर पाथ है, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ इन विच electrons revolve continuously, continuously, जिनमें लगातार इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ऐसे कुछ सर्कुलर पाथ होते हैं, वृत्ताकार जो है रास्ते होते हैं, उनको हम कहते हैं शेल्स, उनको हम कहते हैं शेल्स, ठीक है। कोशिका वाला शेल नहीं, उसको तो हम CLL लिखते हैं, और इस शेल को हम लिखते हैं SHELL, ये वाली शेल, ये वाला सेल नहीं जिसको हम कोशिका भी कहते हैं, ठीक है, ये वाला सेल SHELL, उन सर्कुलर पाथ को शेल कहा जाता है। तो ये बेसिकली था जो रदरफोर्ड ने बता दिया था अपना मॉडल, कि ऐसे ऐसे होता है भी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना, वो तो नाभिक में होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं, सारा का सारा जो आपको पता है द्रव्यमान होता है, एटॉमिक मास होता है, वो सारा इकट्ठा होता है किसी भी परमाणु का, नाभिक के अंदर होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करते हैं किसके अंदर, जो आपके सर्कुलर पाथ है जिनको हम शेल कहते हैं, उनके अंदर लगातार इस प्रकार एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की इंटरेक्शन बनी हुई है, और परमाणु जो एटम है वो अपने आप में स्टेबल है, ओवरऑल न्यूट्रल है। ये बात तो हमें जे थॉमसन ने ही बता दी थी। कैसे बता दी थी कि जो जितने इलेक्ट्रॉन हैं किसी भी एटम के अंदर, जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही क्या है, प्रोटॉन है, जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही क्या है, प्रोटॉन है। तो जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव, प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव। तो बराबर अमाउंट में है, अगर 11 का इलेक्ट्रॉन 11 इलेक्ट्रॉन है तो उसके अंदर 11 प्रोटॉन भी तो होंगे। तो हमें पता है इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे, तो ओवरऑल कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाती है, 0, वैल्यू आ जाती है 0, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि आइसोलेटेड स्टेट जो है, जब तक एटम किसी के साथ केमिकल बॉन्ड नहीं बनाता, रासायनिक आबंध नहीं बनाता, तब तक वो न्यूट्रल होता है, ओवरऑल एटम के ऊपर किसी प्रकार का चार्ज नहीं होता, हालांकि उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। उसके बाद हमारे पास है नेल्स बोर, जो कि एटम की डिस्कवरी में भी नोबेल प्राइज लेके गए, और जो हमारे पास रदरफोर्ड थे नोबेल प्राइज उनको भी मिला है, उनको परमाणु की खोज के लिए नहीं, उनको मिला है न्यूक्लियर फिजिक्स के लिए, न्यूक्लियर फिजिक्स के लिए उन्होंने न्यूक्लियस की खोज, नाभिक के खोजकर्ता थे, नाभिक के खोजकर्ता, परमाणु के नाभिक के खोजकर्ता थे वो, और इसी की रिसर्च के ऊपर इन्होंने आगे बढ़ाया है न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर एनर्जी जो आप पढ़ते हैं, एटम बॉम्ब,
हाइड्रोजन बॉम्ब, ठीक है। तो सारा का सारा जो एटम बम बनाने में और जो आपका हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने में जितने भी बॉम्ब बनते हैं आपके, वो न्यूक्लियर फिजिक्स काम करती है उसके अंदर। तो वहां इस काम में उनको नोबेल प्राइज मिला था। पर एटम की कंप्लीट जो बात में हम कंप्लीट कहेंगे, सक्सेसफुल मॉडल नहीं रहा ये एटम का, क्योंकि नेल्स बोर ने ऑब्जेक्शन लगा दिया था, एक क्वेश्चन अराइज कर दिया था इसके ऊपर। वो क्वेश्चन अभी मैं बताऊंगी आपको कि इन्होंने रदरफोर्ड से ऐसा क्या पूछ लिया जिसका जवाब रदरफोर्ड नहीं दे पाए, और नेल्स बोर ने उसका जवाब दे दिया। और उसके बाद मॉडल ऑफ एटम इस्टेब्लिश हो गया, नेल्स बोर ने कंप्लीट सक्सेसफुली उसके अंदर, और नोबेल प्राइज मिला उनको। तो देखिए नेल्स बोर मॉडल, नेल्स बोर मॉडल ऑफ एटम। इसका तो हम पता कर ही चुके हैं रदरफोर्ड से। न्यूक्लियस होता है, शेल्स होती हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। यहाँ हमारे पास प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन ही शेल में रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। ये मॉडल तो रदरफोर्ड ने बता रखा था, ये मॉडल रदरफोर्ड ने बता रखा था। तो नेल्स बोर को क्या दिक्कत हो गई? नेल्स बोर ने पूछा, ठीक है मान लिया न्यूट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी है, तीनों पार्टिकल को ना बिल्कुल सही जगह पे लगाया इसने। पर एक बात बताइए, जो इलेक्ट्रॉन है, अकॉर्डिंग टू यू इलेक्ट्रॉन इज continuously revolve in the shells around the nucleus, ये बात रदरफोर्ड ने कही थी, ये बात तो रदरफोर्ड ने ही कही है। तो इसी बात को दोबारा दोहरा दिया किसने? नेल्स बोर ने। नेल्स बोर ने कहा ठीक है आपकी बात मान ली, आपने कहा है जो इलेक्ट्रॉन है वो कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करते हैं शेल्स के अंदर अराउंड द न्यूक्लियस। पर मेरे को एक बात बताइए, जो इलेक्ट्रॉन है वो कंटिन्यूअसली रिवॉल्विंग पार्टिकल है, पर हम जानते हैं जो कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करता है उसके अंदर एक एनर्जी होती है, एक ऊर्जा होती है, जिसको हम काइनेटिक एनर्जी का नाम देते हैं, जिसको मैं काइनेटिक एनर्जी कहता हूं। काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। जो कोई भी चीज मोशन में होती है, गति में होती है, उसके अंदर एक ऊर्जा निहित होती है, एक एनर्जी होती है उसके अंदर, जिसको क्या कहा जाता है? गतिज ऊर्जा। तो यही बात तो कही है रदरफोर्ड ने कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूअसली रिवॉल्व कर रहा है, मोशन में है। तो मोशन में है तो उसके अंदर क्या है? काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी है। तो जिस चीज के अंदर कंटिन्यूअसली वो रिवॉल्व किए जा रहा है, तो कंटिन्यूअसली कोई भी पार्टिकल जब रिवॉल्व करता है तो धीरे धीरे उसकी एनर्जी का लॉस होता है, वो अपनी एनर्जी को लॉस करता है। अगर यहाँ इस शेल्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो वो रिवॉल्व करते करते उसकी एनर्जी कम होगी, इसके पास जो पहली शेल है उसकी एनर्जी कम, उससे ज्यादा अगली सेल की और एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, और अपर सेल तक जाते जाते एनर्जी बढ़ती है। कंटिन्यूअसली एनर्जी लेवल, नीचे वाले लेवल की एनर्जी कम होती है एटम की, उससे ऊपर वाले की उससे ज्यादा, उससे ऊपर वाले की उससे ज्यादा। ऊपर वाले लेवल में अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हो गई तो उसको कहाँ जाना चाहिए? मान लिया ये लेवल है, ये लेवल है एनर्जी का, इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर रहा है। जब इसकी एनर्जी कम हो जाएगी घूमते घूमते तो ये नीचे वाले लेवल में आएगा, फिर यहाँ घूमना शुरू कर देगा, यहाँ रिवॉल्व करता रहेगा। एक टाइम के बाद यहाँ भी एनर्जी क्या हो जाएगी? कम। उसके बाद वो एनर्जी जितनी लॉस होगी उसके अकॉर्डिंग ये नीचे वाली शेल में आ जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा
जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता करता अपनी एनर्जी को इतना लॉस कर देगा, अपनी एनर्जी को इतना रेडिएट कर देगा कि वो फाइनली कहाँ आ जाएगा, न्यूक्लियस में, नाभिक में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा। और मैं ये कह सकती हूँ वहां से कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो कोलैप्स कर जाएगा न्यूक्लियस के साथ, यानी आपका नाभिक और जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में क्या कर जाएंगे, कंबाइन। तो कंबाइन कर गए तो यहाँ तो फिर एटम का अस्तित्व ही नहीं बचा, एटम का वजूद ही खत्म, एटम डिस्ट्रॉय हो गया। एटम डिस्ट्रॉय हो गया तो थ्योरी का भी मतलब नहीं रहा, एटम ही खत्म हो रहा है तो धीरे धीरे एटम खत्म होंगे तो मैटर भी खत्म होगा, फिर तो सब्सटेंस भी खत्म, मैटर भी खत्म और हम भी खत्म। तो फिर क्या होगा, अब क्या होना चाहिए? रदरफोर्ड से एक क्वेश्चन पूछा नील्स बोर ने, आपकी बात के अकॉर्डिंग ये बात होगी कि इलेक्ट्रॉन फाइनली कोलैप्स कर जाएगा किसके साथ, न्यूक्लियस के साथ, और एटम हो जाएगा खत्म। जो मॉडल आपने रखा है उसके अकॉर्डिंग मैं ये मानता हूं। तो रदरफोर्ड को ऐसा कोई आंसर नहीं मिला, ऐसा कोई जवाब नहीं मिला जिसकी वजह से वो नील्स बोर को बता सके कि ना एक्चुअल में एटम स्टेबल कैसे रह सकता है अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड। तो इसके ऊपर फिर अपनी थ्योरी नील्स बोर ने दी। ये जो मैंने आपको बताई वो लिमिटेशन है, ड्रॉबैक है किसकी थ्योरी का, रदरफोर्ड की थ्योरी का। इसके ऊपर नील्स बोर ने अपना क्या विचार रखा वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको नील्स बोर का मॉडल पूरा करवाऊंगी और कुछ न्यूमेरिकल लगाएंगे जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम से पूछे जाते हैं। तो थर्ड क्लास में हम कोशिश करेंगे कि जो आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम है वो कंप्लीट हो जाए। तो आप दृष्टि क्लासेस तो शाम के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे कि हम अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करें और आपकी स्टडी को एक उड़ान दें, ताकि आप अपनी जो तैयारी है उसको एक अच्छे लेवल पे ले जाकर एग्जाम को अच्छे रैंक के साथ, अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई करें। इसी के साथ थैंक यू सो मच।